नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज इस जन्म कुंडली का केवल हम सभी मिलकर अध्ययन नहीं करेंगे, वरन इस जन्म कुंडली को समझना है। हर उस व्यक्ति को जिसकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी ज्योतिष और जन्म कुंडली में है। आज ये जन्म कुंडली आपको बहुत कुछ बताने और सिखाने वाली है। तो आइए हम सब मिलकर इस जन्म कुंडली पर अभ्यास करेंगे। मैं आपको जन्म की तारीख बता देता हूं। जन्म की तारीख 27 अक्टूबर है 1977 और जन्म का समय प्रातः 9:45 का है और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का ही जौनपुर है। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अब जरा इनके जन्मांक चक्र को देखिए। यही जन्मांक चक्र बनकर के आप सबके सम्मुख आएगा। मैं जन्म काल के पंचांग के बारे में बताता हूं। गुरुवार का दिन बड़ा श्रेष्ठ माना गया है किसी के भी जन्म के लिए। कार्तिक मास अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ महीना। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का जन्म है। चंद्रमा उस दिन पक्ष बल से बली होते हैं और अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है इनका। मेष राशि के हैं ये और ये अग्नि तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। कुंडली इनकी अगर आप देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली और मेष राशि यानी पूरी तरह से मंगल से प्रभावित है और वो मंगल जाकर के कुंडली के 9वें भाव में पुष्य नक्षत्र में, शनिदेव के नक्षत्र में नीच राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में। हालांकि चंद्रमा और मंगल ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है, परंतु लग्नेश और राशिश का जाकर के भाग्य भाव में नीच राशिगत होकर के बैठना। प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली जैसे समझने वाली कहानी है। मैं इस जातक को न तो पूरी तरह से नटवर लाल कह सकता हूं, न एक श्रेष्ठ पुत्र कह सकता हूं, न श्रेष्ठ पिता कह सकता हूं, न श्रेष्ठ पति कह सकता हूं। जन्म कुंडली भेजने वाले इनके पिता हैं और इनके बारे में वो जो बताते हैं वो अवश्य पहले सुन लीजिए, तब हम फिर इस जन्म कुंडली की ओर चलेंगे ताकि हम इस जन्म कुंडली को और गहराई से समझ सकें। पिता लिखते हैं कि प्रारंभिक दौर से ही हम लोगों ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह जातक, मेरा बालक, बड़ा तेज था, बुद्धिमान था। इसके अंदर जो चतुराई थी, उस चतुराई के कारण हम लोग भी निश्चिंत ही रहते थे कि इससे बेहतर दुनिया में कोई कुछ होकर ही नहीं सकता, यह बहुत बुद्धिमान है। हमारे इसी अनदेखेपन के कारण इसकी शिक्षा भी कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं हुई। ये डिग्री कहीं ना कहीं से इधर उधर करके अपने पास पर्याप्त डिग्री रखे हुए है, लेकिन इसने पढ़ाई नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, चूंकि इनके पिता कहते हैं कि मैं टीचर हूं और टीचर होने के कारण मेरे पास जो धन संपदा थी उसको देख करके लड़की वालों ने इनकी शादी कर दी। इनका विवाह हो गया। शास्त्री जी, इनके बच्चे अभी जो है लगभग एक 17 साल का और एक 15 साल के 2 बच्चे हैं इनके। मैं अब अपने मुंह से कह सकता हूं कि जीवन में इन्होंने कौन सी धूर्तता नहीं की, किसको नहीं छला। मुझे नहीं ठगा कि दुनिया के लोगों को, औरों को नहीं ठगा। इन्होंने हर वो कार्य किया जिसमें लोगों को ठगा जाए। और तो और कहते मुझे आपसे संकोच हो रही है, इन्होंने ज्योतिष का भी काम कुछ दिनों तक किया था। परिस्थिति देखिए, घटनाएं कुछ ऐसी घटी कि अब इनकी बुद्धि पागलों वाली हो गई है। मेरे जीवन में जहां इतना इनके चलते दुख मुझे देखने को मिला, वहां एक सुख था और एक सुख वही था इनकी पत्नी अर्थात मेरी बहू। उसको लेकर के हम कम से कम निश्चिंत थे कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा तो हमें पहचानेगा भी नहीं, लेकिन बहू तो है साथ में। अब इनके दिमाग पर पिछले कुछ दिनों से पागलपन सवार है। ये पिता का सब कथन है। ये कहते हैं कि अपनी पत्नी को मैं तलाक दूंगा और दूसरी शादी करूंगा। शास्त्री जी, आज के समय में भी ये कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। इनका जो खर्च चल रहा है उसमें कमोबेश मेरा पेंशन है, क्योंकि आधे से अधिक संपत्ति तो इन्होंने बेच डाली। कहीं पैसा फंसाया, कहीं पैसा फंसाया। लोग मारने को आते थे
पुलिस केस, कोर्ट कचहरी। अब मास्टर जी का लड़का बेइज्जत हो, इसलिए मेरे पास जो था मैं सदैव बेच बेच करके इनको बचाता रहा। अब तो मेरे पास भी कुछ नहीं, जो पेंशन का पैसा है उसी से गुजारा चल रहा है। अगर ये कुछ ना कमाए तब भी टेंशन नहीं, शांति से रहते तब भी मेरा घर शांति से चल ही जाता। लेकिन आए दिन कोई ना कोई समस्या ये खड़ी करते हैं, और अब ये जो समस्या लेकर के आए हैं, ये कहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर अब इनको किसी लड़की से प्रेम हो गया है और अब अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? क्या मेरे इतने बुरे कर्म थे? देखिए, प्रायः लोग यही पूछने लगते हैं कि क्या मेरे इतने बुरे कर्म थे। देखिए, किसी के बुरे कर्म थे या नहीं, और थे तो किसके थे, प्रकृति ने यह सजा क्यों दी, मैं इस पर अगर कोई प्रवचन लेकर के आऊंगा तो ये ठीक नहीं होगा, कईयों का दिल भी दुखेगा। हां, लेकिन ये बात है कि नाभुंग तंक्षीयते कर्म जन्म कोटि स्वतैरपि। अगर इनको भोगना है तो कमोबेश मां बाप को भी भोगना है, क्योंकि आत्मा जायते इति पुत्र, आपकी संतति ही आपकी आत्मा है। हो सकता है प्रायः लोग ये भी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में कहां कोई बुरा किया, मैं हमेशा से अच्छा कार्य करता रहा हूं। अब जैसे इन्हीं को ले लीजिए, टीचर रहे हैं, तो संभव है कि अपने से जितना हो सके इन्होंने अच्छा ही किया होगा। लेकिन मैं किसी पर उंगली उठाने वाला न हूं, न उठाऊंगा। अब परिस्थिति क्या है? पहले तो इस विवाह को लेकर के चिंतित है कि कहीं क्या ये अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। मेरे जीवन का आखिरी सहारे के रूप में मेरी बहू ही है, क्योंकि मैं भरोसा अपने पोतों पर भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम, अच्छा ये लाइन इन्होंने लिखा है कि मैं आपके कार्यक्रमों को देख करके सुनता रहा हूं, आत्मा जायते इति पुत्र। तो हो सकता है इनके बच्चे भी इनके चाल चलन से ही इनके कदम से कदम मिलाकर कहीं न बढ़ जाएं। तो मुझे उन पर भरोसा नहीं, जो है इस बहू से है। मेरी बेटी तो नहीं है ये, लेकिन बहू है, और सदैव इसने हम लोगों को संभाला है। प्रिय दर्शकों, मैंने जैसा कहा था, ये जन्म कुंडली बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ हम देखेंगे और सीखेंगे। आइए एक बार जरा इस कुंडली पर हम अभ्यास करें और समझें। एक डॉक्टर जब रोगी की दवा करता है तो उसे प्रैक्टिस कहते हैं, यानी वो हर दिन जीवन पर्यंत प्रैक्टिस ही करता है, उसको सीखता है। एक ज्योतिषी भी कमोबेश ऐसा ही होता है, वो हर दिन कुछ नया देखता है, सीखता है। आप इस जन्म कुंडली को जरा देखिए। लग्नपति का भाग्य भाव में होना, भाग्यपति का जाकर के षष्ठ में, और आप गौर करें तो राहु शुक्र की युति है, जो सप्तमपति शुक्र हैं वो जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं। सप्तमपति लाभ भाव में हो तो जातक का विशेष उत्थान कहीं ना कहीं विवाहोपरांत ही माना गया है। अब यहां एक और चीज आप गौर करिए कि चंद्रमा पूर्णिमा के बेहद करीब, मैंने जैसा कहा कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के हैं, तो चंद्रमा पक्ष बल से तो बहुत बली है। बुध और सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। हालांकि यहां बुध अस्त है, परंतु 15 अंश के आसपास हैं, तो 12 अंश से ऊपर के बुध भी अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक हो जाते हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की, जहां बुध अकारक अथवा मारक होते हैं। अब ये चंद्रमा जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं, और गौर करिए कि शनिदेव जो कि जन्म कुंडली के दशम में केंद्र में, आप देखेंगे कि कोई ग्रह नहीं है। तो केंद्र में शनि के अलावा कोई ग्रह न हो और उस शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो ज्योतिष शास्त्र का पहला कथन ये राजयोग भंग है। पहला, सूर्य की स्थिति पर जरा नजर डालिए। हमेशा मैं आप लोगों को दिखाता रहा हूं, समझाता रहा हूं, जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं। यहां पर कितने अंश पर बैठे हैं? तो 10 अंश। 10 अंश 5 कला, यानी परम नीच स्थिति। और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना। पड़ तो गुरु की भी दृष्टि रही है, जो कि राहु के नक्षत्र में वक्र अवस्था में कुंडली के अष्टम में बैठे हैं, और अष्टमस्त गुरु अपने घर को देख रहे हैं। जरा गौर करिए, कुछ पॉइंट इस कुंडली में बहुत कुछ सिखा रही है और समझा रही है। यहां बैठे देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव को देख रहे हैं। बीच में इनका एक एक्सीडेंट भी हुआ था, जो कि एक तरह से जानलेवा ही था, जहां जान जाते जाते वाली स्थिति बची थी। हालांकि पिता ने जो बन पाया उसे किया और इनकी जान को बचाया। यहां गुरु बैठ करके आयु की रक्षा कर रहे हैं। धन भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, तो पैतृक संपत्ति के सहयोग से इनका सदैव जो जब जैसा चाहा इनका हुआ। पहला प्रश्न यह है कि ये धूर्त कैसे हुए? जैसे पिता के ही मुख से कहा जाए तो उन्होंने कौन से ऐसे, किसको नहीं ठगा? मुझे नहीं ठगा कि दुनिया वालों को नहीं ठगा, सबको, यहां तक कि ज्योतिष का भी इन्होंने काम कुछ दिनों तक किया। तो ये क्यों हुआ? पहले हम इससे समझते हैं। आपकी आत्मा, कहते हैं ना कि इसकी आत्मा ही मर गई है।
ये कहावत है गांव की बोलचाल की भाषा में, अरे इस व्यक्ति की तो आत्मा ही मर गई है। जब आपकी आत्मा मजबूत हो तो आप कभी अच्छा बुरा कार्य करने से पहले 100 दफे सोचते हैं। कर्मपति जाकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं और उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ रही है। कर्म भाव में बैठे शनिदेव वहां दृष्टि डाल रहे हैं। अब ये शनिदेव कर्म भाव में जो बैठे हैं, ये हैं तो जरूर पराक्रमेश और सुखेश, लेकिन इस लग्न में वो कारक नहीं है। सो कर्मपति का नीच राशि में जाकर के बैठना जातक ने हर वो कृत्य किया जिसे आप खराब कह सकते हैं। कमाल की बात आपको बताऊं कि गुरु जो है नौमांस में, जो कि जन्मांक में अष्टम में बैठे हैं वक्र अवस्था में 12 अंश पर, वो नौमांस में नीच के हैं। पिता की सबसे पहले चिंता को दूर कर दिया जाए, फिर हम इस कुंडली की ओर चलेंगे। पिता की जो सबसे बड़ी चिंता है कि क्या ये विवाह टूट जाएगा, क्या ये ऐसी गलती कर देंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं बहू है, वो हमारे हाथ से छीन जाएगी। हमारा क्या इतना भी अब सौभाग्य नहीं बचा कि हम बहू को भी अपने साथ रख सकें। यहां एक बात आपको बता दूं कि सप्तम भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, लेकिन वो नीच राशि में है, राहु के साथ बैठा है, जिसके चलते इनके मन में ये भटकाव, और दोनों के दोनों हस्त नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा के नक्षत्र में राहु बैठे हों तो जातक के मन में इसी तरह के ऊट पटांग ख्याल विचार उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि ये चंद्रमा है कि मद्रुम योग में जरूर, परंतु शुभ कर्तरी योग सप्तम भाव को लगा हुआ है। तो सप्तम भाव को शुभ कर्तरी योग होने के चलते थोड़ा सा बचाव जरूर हो रहा है, और शनि की दृष्टि भी सप्तम पर है, तो यहां विवाह टूट तो नहीं जाएगा। एक बात आपको बताऊं कि जो परिस्थिति इस जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रही है, अब तो इनकी पत्नी की कुंडली देखने के बाद ही ये बात पूरी तरह से क्लियर होगा कि उनके भाग्य में क्या लिखा है, उनका भाग्य ऐसा क्यों था कि ऐसे व्यक्ति के पल्ले वो पड़ी। फिर भी अगर देखें तो वर्तमान में मेष राशि को ढैया 7.5 तो नहीं चल रही है, परंतु अभी राहु की महादशा का आगमन हो गया है, और राहु इनकी कुंडली में जाकर के देखें तो कहां पर बैठे हुए हैं, तो वो राहु लाभ भाव में बैठे हैं। ये गलत चरित्र चित्रण को दर्शा रहा है, गलत चारित्रिक कर्म करने के लिए उद्यत करा रहा है। अब 2024 के जनवरी तक जब तक राहु में गुरु नहीं आ जाते, हालांकि गुरु भी नौमांस में नीच के हैं तो वो नीच के समान ही फल दे रहे हैं, पर फिर भी कम से कम राहु में राहु का अंतर जब निकलेगा थोड़ा सा बदलाव तो अवश्य ही होगा। लेकिन मैं तब भी आपकी चिंता को दूर करने का लगभग प्रयत्न कर देता हूं कि ये अकेले शुभ कर्तरी योग जो सप्तम भाव को लगा हुआ है, ये पूरी तरह से इनका विवाह विच्छेद तो नहीं होने देगा। चूंकि शुभ कर्तरी योग एक पॉइंट है, इस पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ जाना ही बाधक बना हुआ है। फिर भी भगवान की शरण में रहा जाए, जरूर कुछ न कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि इनका वैवाहिक जीवन टूटने से, आखिर उस लड़की की कुंडली में कुछ तो ऐसे योग होंगे जिससे बचाव हो सके, तो बचाव की स्थिति बनेगी। प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली को और जरा देखिए। अब लग्नपति जाकर के कुंडली में, हाँ अच्छा एक बात और बताता हूं आपको मैं। नीच राशि में मंगल हैं, नीच राशि में शुक्र हैं, नीच राशि में सूर्य हैं, और नीच राशि में ही गुरु को मानिएगा, क्योंकि गुरु नौमांस में नीच के हैं, तो नीच के समान ही फल दे रहे हैं। तो 4 ग्रह नीच के, कमाल देखिए, 4 ग्रह नीच के हैं। फलस्वरूप इस ज्योतिषीय तर्क है कि कलयुग में ऐसा जाता कुछ बड़ा कर जाता है। धूर्तता करने में इन्होंने कोई कमी नहीं करी। ये कारण क्या रहा कि इनकी धूर्तता नहीं चली। कई बार ये ठीक है कि बुरा करने का नतीजा तो बुरा ही अंत में होता है, लेकिन कई ऐसे लोग आप देखेंगे कि अपनी धूर्तता से बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और इस ज्योतिष के फील्ड में तो आजकल हो ही रहा है। बस ऐसे वैसे करके लोग किसी को बड़ा आसानी से, लोग परेशान ही इस फील्ड में होते हैं, उनको आसानी से ठग लेना। तो अब यहां गौर जरा करिए आप, इनका लग्न अगर आप देखेंगे तो लग्न 27 अंश पर, और लग्नेश भी कहीं ना कहीं कमजोर। तो लग्न और लग्नेश दोनों कमजोर थे। सूर्य नीच राशि में होने से कोई नुकसान वैसा नहीं था, वो तो नीच भंग, यहां पर अगर देखें तो 10 अंश पर नीच भंग भी अगर करें तब भी आप अंश देखिएगा, 10 अंश परम नीच अवस्था है। यहां पर आकर के सूर्य सभी राजयोगों को भंग कर देते हैं। तो इस कुंडली में 2-2 राजभंग योग तो है, परंतु इससे भी ज्यादा यह विचारणीय है कि अगर ये ग्रह स्थिति अगर नहीं होती तो ये धूर्तता के सहारे ही आगे बढ़ जाते और धन वगैरह तो अर्जित कर ही लेते। देखिए, लग्नेश नीच राशि में भी होकर के अगर भाग्यगत है तो भाग्य का कुछ सहारा तो मिलेगा, जो कि मिला है इनको। जैसे गुरु भी नीच राशि में ही नौमांस में है, पर इनकी दृष्टि धनभाव पर स्वगृही पर पड़ रही है। फलस्वरूप पिता ने जब जैसे जितना चाहा, वर्तमान हाल के दिनों में भी दुर्घटना और फिर इनके गलत कार्यों के बाद लोगों का इनके ऊपर आक्रमण, धन सबका लेकर के भागे पड़े हैं। तो पिता ने हर जगह अपनी संपदा दे दे करके इनकी रक्षा की है, तो वो जितना हो सके किया। अब सवाल ये उठता है कि पिता इतना सब कुछ कैसे कर पा रहे हैं जबकि सूर्य इनका नीच का है। कारण यही है कि यहां पर बैठे सूर्य का
नीचत्व तो भंग माना जाएगा 12वें भाव में, लेकिन वो भंग मामूली ही है, क्योंकि पिता भी कोई इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि वो जितना हो सके करें। उन्होंने भी अपने जीवन काल में सामान्य नहीं किया। ये पैतृक संपदा थी जो बर्बाद हो रही है। गौर करिए, ये सूर्य कोई विशेष रिजल्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि शुक्र भी नीच राशि में है। फलस्वरूप ये सूर्य बिल्कुल कमजोर अवस्था में है और पूरी तरह से राजयोग भंग है। फिलहाल इस कुंडली को देखने के बाद आप लोगों के मन में क्या क्या विचार उत्पन्न हुआ है? यहां अगर देखें तो इस चंद्रमा पर ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए तो भी केमद्रुम योग भंग माना जाना चाहिए। तो मैं दृष्टि मान लेता हूं, हालांकि ये बुध 15 अंश पर है, सूर्य के साथ 10 अंश पर बिल्कुल अस्त अवस्था में है, पर फिर भी अगर मैं उनकी दृष्टि से भंग मान भी लेता हूं केमद्रुम का, तब भी ये सब गंवा चुके हैं। अब इसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, सब बर्बाद कर चुके हैं। इस पूरी कुंडली को बचाने के लिए मैं अगर शुरुआती दौर से, क्योंकि अब तो राहु की दशा आई है और राहु कोई बुद्धि को स्थिर नहीं होने देंगे बल्कि और अस्थिर करेंगे। वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं जहां कि अपने आप को बली समझ लेते हैं, बल्कि हो जाते हैं, और वो शुक्र को साथ लिए हुए हैं। गलत चरित्र, गलत आदत, गलत संगति, वो तो इनको बर्बाद अब करने ही वाली है। वहां से तो ये बर्बाद हो ही जाएंगे। फिर भी पत्नी, माता पिता, इनके द्वारा किया कुछ तो काम आएगा। जो भी इन्होंने भगवान के शरण में जाकर के प्रार्थना की हो, उसका कुछ तो प्रभाव मिलेगा। यहां एक और बात आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा कि राशि वाइज कोई परेशानी नहीं। गोचर कुंडली में गुरु अभी इनकी राशि से लाभस्थ चल रहे हैं। अब ये गुरु द्वादशस्थ होंगे। शनि की बात करें तो शनि दशमस्थ हैं, वो लाभस्थ होंगे। गुरु का राशि से इनके 12वें में होना भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है और दाम्पत्य जीवन में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुझे अकेले इस मात्र शुभकर्तरी योग पर भरोसा है कि निसंदेह इनकी पत्नी ने कष्ट तो देखा है, देखती ही वो रहेंगी। मैं ये भी जानता हूं असल प्रश्न तो उस लड़की का था जो इनकी पत्नी है कि विवाह मुझे तोड़ ही देना चाहिए, विवाह तोड़ ही देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने ही घर से भले शुक्र नीच राशि में है, लेकिन नवम पंचम योग में बैठे हुए हैं। फलस्वरूप एकदम से तोड़ देने की बात तो वो नहीं ही कर रहे हैं। यानी जातिका की ओर से नहीं है, कुछ इनकी ओर से है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी बुद्धि, चूंकि इनके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रामक बुद्धि है। लग्नपति नीच राशि में है तो बुद्धि इनकी भ्रामक है। भोलेनाथ की आराधना अपने बहू से आप करवाइए। आप स्वयं पिता होकर के इनके नाम से सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 7 पाठ रविवार के दिन करिए और शिव जी के ऊपर दुग्ध का अभिषेक आप भी करिए, ताकि इनकी बुद्धि जो भ्रमित हो चुकी है, दिग्भ्रमित, गलत पथ पर ये चल पड़े हैं, उससे बचें। एक बड़ा दुखद स्थिति होती है जब किसी पिता को अपने पुत्र को इस अवस्था में देखना हो पड़ता है। वहां यह कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि आत्मा जायते इति पुत्र, क्योंकि पिता पर यह वज्रपात जैसा होता है कि सारी उंगली तो मेरे ऊपर ही उठाई जा रही है। अब क्या कहें इस बारे में? निसंदेह चाहे सनातन धर्म की बात करूं या ज्योतिष की बात करूं, या किसी को दुखी तो नहीं करना चाहता, पर जो सत्य है वो थोड़ा सा कड़वा है। हुई होगी कोई गलती, आप भी हो सकता है अपने पिता का अपमान किए हों या जो भी रहा हो, पर सूर्य की आराधना आप शुरू करिए। सूर्य से प्रार्थना करिए ताकि इनके अंदर आत्मविश्वास आए, गलत मार्ग से बचें, उससे कुछ न कुछ राहत मिलेगा। और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में राहु की दशा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ या तो आप स्वयं करिए या पंडित जी को, जैसे भी तो ये माघ का महीना गुप्त नवरात्रि का समय था, निकल गया, फिर से जो नवरात्रि आए उसमें ब्राह्मण को बिठा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ, नौचंडी पाठ कराया जाए, ब्राह्मण से इनको आशीर्वाद दिलाया जाए ताकि इनके अंदर सद्बुद्धि आए। याद रखिएगा, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले तो निसंदेह आपके कर्म, अब के कर्म तो अच्छे हैं ही, और आपके सत्कर्मों के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण निसंदेह ये पथ भ्रष्ट होने से बचेंगे। इनकी पत्नी को कहिए कि गुरु का व्रत करे। मैंने गुरुवार का वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख करके कम से कम 11 गुरुवार का व्रत करे और रविवार को नमक का त्याग करे। भगवान के शरण में आने से ही इस जातक का बचाव हो सकेगा। पथ भ्रमित होने से, दिग्भ्रमित होने से, पथ भ्रष्ट होने से ये बच सकेंगे। 9.25 रत्ती का एक लाजवर्त चांदी की अंगूठी में बना करके मध्यमा उंगली में इनको शनिवार के दिन धारण कराइए। तो ये सारे उपाय जो मैंने बताए हैं ये करवाया जाए और भगवान की शरण में रहा जाए। याद रखिएगा,
प्रकृति जब दंड देती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति से ज्यादा कठोर कोई है ही नहीं। लेकिन ये बात सदैव याद रखा जाए कि परमात्मा से ज्यादा नरम दिल कोई है ही नहीं। उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होता जब वो किसी को दंड देते हैं। परमात्मा की शरण में रहिए, प्रकृति की शरण में रहिए, वही सुरक्षा देगी। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली में मैंने कुछ उपाय बताया है। आप भी इस जन्म कुंडली को देखिए, एक बार नहीं 10 बार, और फिर से इस जन्म कुंडली के हर ग्रह को एक एक करके नक्षत्र के साथ एक बार समझने का प्रयत्न करिए कि वो कौन सी स्थिति है जो इस कुंडली को पूरी तरह से तबाह करने पर तुली हुई है। मैंने जहां तक कहा, इस कुंडली के 2 ऐसे परम योग बने हुए हैं जो इस पूरी कुंडली को तबाह करने पर लगे हुए हैं। जब आत्मा कमजोर हो और वहां पर मन बली हो जाए, तब भी जातक पथभ्रष्ट होगा ही होगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।